ओके जी। ये आपने आप देखा होगा कि पहले हमने इसमें वेदर की प्रॉपर्टीज एंटर की थी, फिर हमने स्पेस की प्रॉपर्टीज एंटर की, और फिर हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज एंटर की। सिस्टम्स में इस तरह से होता है कि कैलकुलेशन करने से पहले ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किस किस्म का सिस्टम लगाना है, फिर उसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो जनरली जो है वो डिवाइड कुछ इस तरह से किया जाता है कि ए एच यूज होते हैं, फैन कॉइल यूनिट्स होते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। ए एच यू एक बड़ी मशीन होती है कूलिंग। ए एच यू के साथ या चिल वाटर होता है या कंडेंसिंग यूनिट होता है, या फैन कॉइल यूनिट्स होते हैं। फैन कॉइल यूनिट्स जो है वो स्मॉलर साइज में होते हैं, और दे आर जस्ट लाइक स्प्लिट यूनिट्स। जो आपका ये स्प्लिट एसी यूनिट होता है जो घरों में दफातर में लगता है, उससे मिलते जुलते ही होते हैं कैपेसिटी वाइज। तो अब इस हॉस्पिटल्स में या जो भी है, जो भी सीनियर इंजीनियर होता है, ही डिसाइड्स के जी आपको क्या कौन सा सिस्टम लगाना है। इसमें जो फैन कॉइल यूनिट्स होते हैं उसमें भी अगेन चिल वाटर और रेफ्रिजरेंट बेस्ड सिस्टम भी होता है, उसमें कंडेंसिंग यूनिट्स भी होते हैं। फैन कॉइल यूनिट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये देखें आप, ये वाला इमेज ऑन द राइट, ये फैन कॉइल यूनिट है। ये स्मॉलर कैपेसिटीज में आते हैं, 8 टन तक अमूमन जो है, हाफ टन से लेकर 8 टन तक ये यूनिट्स अमूमन होते हैं। ठीक है, ये भी फैन कॉइल यूनिट्स ही हैं। ऑन द अदर साइड जो जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, ये 200, 250, इवन 300 टन तक भी जो है ये इसकी कैपेसिटी हो सकती है। मे बी इससे भी लार्जर हो। हमने आज तक तकरीबन 250 टन का ये किया था डिजाइन एक जगह पे। हाँ, मतलब उसकी कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी 250 टन थी, उसमें एक ए एच यू थी। वो थे मल्टीपल ए एच यू थे, लेकिन ये इससे भी ज्यादा कैपेसिटी के हो सकते हैं ए एच यू। अच्छा, ए एच यू जो होता है ना, ए एच यू में अ, एक एडवांटेज ये होता है कि आप, ये कस्टमाइज्ड सिस्टम होता है ए एच यू। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहें कि आप कूलिंग कॉइल बड़ा लगाएं, आप चाहें कि आप फैन बड़ा लगाएं, आप मल्टीपल फिल्ट्रेशन लेवल अचीव करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा हायर क्लास की फिल्ट्रेशन आप अचीव करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ए एच यू में मुमकिन हो जाती है। जबकि फैन कॉइल यूनिट जो होता है वो एक ऑफ द शेल्फ आइटम है। जिस तरह से हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं, 1 टन 2 टन, इसी तरह से फैन कॉइल यूनिट वो भी टनेज में ही उसको शुमार किया जाता है। और उसका फायदा ये है कि उसमें इंडिविजुअल स्पेस का कंट्रोल जहाँ पर चाहिए हो, यानी जिस तरह स्प्लिट एसी है, आपने अपने दफ्तर में स्प्लिट एसी लगाया, तो आपके पास रिमोट है, आपने जब मर्जी उसका टेम्परेचर कम कर लिया, ज़्यादा कर लिया, उसको बंद कर लिया, हीटिंग पे चला लिया, कूलिंग पे चला लिया, आपकी मर्जी। जबकि ए एच यू जो कि एक बड़ा यूनिट होता है, जो कि एक स्मॉलर रूम से ज़्यादा, वो एक बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है। तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट एक एवरेज उसका आइडियल एरिया है, कि 5000 स्क्वायर फुट के लिए एरिया है। नॉट नेसेसरीली ज़्यादा भी हो सकता है। हमने तकरीबन 35-40 हजार स्क्वायर फुट था ये जो प्रोजेक्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं, एक एएचयू तकरीबन 30 हजार स्क्वायर फुट पे भी लगाया। अगेन ये आपकी जो आर्किटेक्ट है उसकी प्लानिंग पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसने एरिया की प्लानिंग किस तरह से की है, और आपको वो क्या लोकेशन दे रहा है इक्विपमेंट प्लेस करने की, और कितनी लोकेशन दे रहा है। उसके साथ फिर आप कोऑर्डिनेट करके मजीद स्पेस जो आपको चाहिए वो आप एक्वायर कर लेते हो।
तो ये तो AHU और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हमने वी हैव डिसाइडेड कि जी हम AHU लगा रहे हैं। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ये इन सब की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे। सादा सी बात ये है कि ये सिर्फ AHU है, और इसमें मेजॉरिटी जो है ये पाकिस्तान में अमूमन यूज़ नहीं किए जाते। दो तरह के यूज़ होते हैं अमूमन। एक है CAV, पहले वाला सिंगल जोन, और दूसरा है VAV, वेरिएबल एयर वाली, जिसका जो CAV का मतलब है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, और VAV का मतलब है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। कांस्टेंट में अगेन आपका एयर फ्लो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पंखा जितने साइज का, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो भी कैपेसिटी निकली थी AHU की, जैसे हम जो निकले थे वो उतने पे ही चलेगा, जबकि VAV में हम एयर फ्लो को कम ज्यादा करते हैं। नीचे नंबर ऑफ जोन्स हैं कि ये एक कितने जोन्स को सर्व करेगा, यानी कितने टेम्परेचर जोन्स आप बनाना चाहते हैं। जो हमने CAV सिलेक्ट किया था, ये सिंगल जोन है, ये एक जोन एक ही टेम्परेचर की वैल्यूज को हम देंगे, वो उस केस को अचीव करेगा। ओके जी, आगे चलते हैं। सिस्टम कंपोनेंट, इसमें बहुत से कंपोनेंट्स हैं। देखें, ये जब आप थोड़े एक्सपर्ट लेवल पे होते हैं देन यू डिसाइड कि जी आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है। अभी इस वक्त आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टअप, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद भी बहुत शाज़ नाज़ इस्तेमाल की, कि हमारे एनवायरनमेंट में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। इन्होंने तो एक पूरा ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से चीज़ें देनी है ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। लाइक जिस तरह प्री कूल कॉयल है, प्री हीट कॉयल है, ये हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल। मैंने तो बल्कि ये शायद मुझे नहीं याद पड़ता कभी हमने किसी प्रोजेक्ट पे यूज़ किया। तो वो बुनियादी चीज़ें जो कि एक AHU में होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो उसमें एक क्राइटेरिया पहला वेंटिलेशन है। तो हमने इसमें AHU में वेंटिलेशन एयर देनी है, जो जिसकी एंट्रियां हम ऑलरेडी दो एयर चेंजेस वाली कर चुके हैं स्पेस के अंदर। बस इसमें आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, इसको बस आपने टिक करना है, ये चेंजेस आप पैरामीटर ऐसे ही सेट। नेक्स्ट आपने सेंट्रल कूलिंग कॉइल पे क्लिक किया, इधर मैंने आपको बताया आपने यहाँ पर सप्लाई टेम्परेचर 55 देना है। फिर ये कॉइल बाईपास फैक्टर दिया हुआ 0.1। कॉइल बाईपास फैक्टर कहते हैं कि ये 0.1 का मतलब है कि ये 10%। पॉइंट यानी 10% हम ये जूम कर रहे हैं कि ये वो एयर है बाईपास जो कि कॉइल की और फिन्स की जो सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट किए बगैर गुजर, कि उसके साथ ये कांटेक्ट किए बगैर गुजर गई है, इसको कॉइल बाईपास फैक्टर कहते हैं। ये 0.1 ही रखा जाता है। और इसके बाद है कूलिंग सोर्स आपका, ये हमने चिल वाटर लिखा है यहाँ पर। ये शेड्यूल है कि आपको 12 महीनों का शेड्यूल है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और ये कैपेसिटी कंट्रोल है, इनको आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ जो चीज़ और डिफॉल्ट में सेट है, इसको इधर ही सेट रहना। नेक्स्ट चलें, सेंट्रल हीटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो क्लिक करें, और यहाँ पर भी वही एंट्रीज आप कर सकते हैं। बस यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि हीटिंग के अंदर हम 95 सप्लाई टेम्परेचर रखेंगे, हीटिंग में 95 सप्लाई टेम्परेचर रखेंगे। बहरहाल हम हीटिंग को इस वक्त ऑफ कर रहे हैं। सप्लाई फैन की टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। अगेन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, ये बस इसको बता रहे हैं हम कि हमारी टाइप क्या है, ताकि वो अपने अब उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी हो। फिर वो पूछता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताइए कि ये ड्रॉ थ्रू है या ब्लो थ्रू है, ड्रॉ थ्रू है या ब्लो थ्रू है। तो ड्रॉ थ्रू और ब्लो थ्रू में क्या फर्क है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, हमारे पास AHU में डिफरेंट कंपोनेंट, एक है मिक्सिंग बॉक्स। मिक्सिंग बॉक्स में क्या होता है, मिक्सिंग बॉक्स में हमारे पास रिटर्न एयर और फ्रेश एयर आके मिक्स होती है। उसके बाद में हमारा फिल्टर सेक्शन आ, फिल्टर सेक्शन के बाद हमारा कॉयल सेक्शन आएगा, और कॉयल के बाद हमारा कॉयल के बाद हमारा फैन सेक्शन आता है। ये देखिए, ये हमारे पास है जनाब, ये एक AHU की स्केच है। इसमें आप देखेंगे ये वाला जो फर्स्ट सेक्शन वुड बी आवर मिक्सिंग बॉक्स,
तो इसमें ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट किसी लेक्चर में मैंने बनाया है, उसकी पर्पज कुछ और होगा। बहरहाल, तो ये एक मिक्सिंग बॉक्स है हमारे पास, एक AHU है हमारे पास, शायद कोई और बना। तो यहाँ टॉप से आपके पास आएगी रिटर्न एयर, और यहाँ से बैक से आपके पास फ्रेश आएगी। इंटरचेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये येलो कलर का आपके पास फिल्टर है। दिस इज तो मिक्सिंग बॉक्स के बाद आपके पास फिल्टर है, और फिर उसके बाद में कूलिंग कॉइल, और फिर फैन है। इसको हम कहते हैं कि ये ड्रॉ थ्रू है, ये कॉइल से एयर को ड्रॉ कर रहा है, कॉइल से एयर को ड्रॉ कर रहा है। एक और अरेंजमेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं ब्लो थ्रू। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो कॉइल है ये इस फैन के बाद लगा हो। कॉइल जो है इस फैन के बाद लगा होगा, इसको ब्लो थ्रू अरेंजमेंट है। ये कॉइल को कैसे ब्लो कर रहा है, इसमें फर्क क्या है? लेकिन दोनों केसेस में फर्क मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। दिस वन इज ड्रॉ थ्रू एंड दिस वन इज ब्लो थ्रू। लेकिन यहाँ पर ड्रॉ थ्रू में क्या है, कूलिंग कॉइल है, उसके बाद में जब ये फैन है तो फैन तो के साथ एक मोटर लगी। वो मोटर की जो हीट है वो इस एयर में शामिल हो जाएगी जो कूलिंग कॉइल से गुजर के आएगी। जो कूलिंग कॉइल से गुजर के आई है इसमें शामिल हो जाएगी। और क्या होगा, वो एयर का टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाएगा, जो कि एक स्लाइटली इट इज बेटर थिंग के थोड़ा सा वो उसको आपने हीट हो गई है। क्योंकि जब वो कूलिंग कॉइल से निकली है तो उस वक्त उसकी ह्यूमिडिटी तकरीबन 100% होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो डक्टिंग के अंदर 100% ह्यूमिडिटी की एयर जाए। तो हम ये क्या, इस हीट का फायदा ये होता है कि उसको थोड़ा सा स्लाइटली हीट करके ना हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तकरीबन 90-95% पे आ जाए। तो ये एक बेटर वे होता है कि हम उसको स्लाइटली रीहीट कर देते हैं मोटर से। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो सप्लाई, जो ये फैन, ये AHU है, ये AHU इसका साइज छोटा होता है। इसका साइज, फिजिकल साइज जो है सेम कैपेसिटी में, वो इट इज स्लाइटली लेसर इन फिजिकल डायमेंशन। अगेन फिजिकल में कम है तो इसका, इसकी कॉस्ट भी स्लाइटली कम होगी, फिर इसकी शिपमेंट भी कम होगी, हर चीज़ की इट इज अ स्लाइटली जो है ये इट इज अ चीपर वर्जन। इस इधर क्या फायदा, इधर क्या है कि यहाँ पर कूलिंग कॉयल जो है वो उस जो हीट है जो बाहर से मिक्सिंग बॉक्स में दोनों वो मिक्स हुई हैं, रिटर्न और फ्रेश एयर फिल्टर हुई है, उसके बाद में फैन ने उसको पुश किया है कॉइल के ऊपर से, और फैन की जो हीट है वो भी उसके अंदर शामिल होगी। अब कूलिंग कॉइल ने वो हीट रिमूव किया सारी की सारी, जो कि फैन की भी थी। इसका एडवांटेज ये है कि आपको कॉइल लीविंग लोअर मिल जाता है, यानी जो स्पेस में एंट्री होगी वो लोअर हो जाएगी, कम टेम्परेचर वाली होगी। जब स्पेस में कम टेम्परेचर वाली एयर आप देखते हैं तो आपको एयर की क्वांटिटी भी कम चाहिए होती है। तो एयर की क्वांटिटी आपको कम चाहिए, तो अगेन डक्टिंग का भी साइज स्लाइटली कम होगा। तो ग्लो थ्रू में एडवांटेज ये है कि हमें जो कॉइल लीविंग है, या आप समझ लें AHU लीविंग जो टेम्परेचर है वो लो मिल रहा होता है एज कंपेयर टू ड्रॉ।
क्योंकि ड्रा थ्रू के अंदर मोटर की हीट शामिल होगी। ठीक है ना, तो उससे यह है कि आपके, जब आपने AHU लीविंग आपका लो मिल रहा है, तो आपको जो क्वांटिटी है एयर की वो भी कम चाहिए, स्लाइटली कम चाहिए। ठीक है ना, तो ये है। इसके अलावा समटाइम ये होता है कि ड्रा थ्रू अरेंजमेंट में जब हम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमारी जो रूम कंडीशन है वो अचीव नहीं हो रही होती, क्योंकि वो उसको मोटर की हीट ऐड हो जाती है, तो उससे हमारी समटाइम्स कंडीशन अचीव नहीं हो रही होती, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम उसको ब्लो थ्रू अरेंजमेंट पे चेक करते हैं। तो ये फर्क है। अब ये इसमें आपने जो है वो स्टार्ट टू स्टार्ट में आपने ड्रा थ्रू ही रखना है। टोटल स्टैटिक कहते हैं कि ये एक समझ लें कि पावर है, फैन में कितना प्रेशर देना है कि वो एयर जो है वो रूम तक पहुंच जाए और वहां से वापस भी आ जाए। इसमें आपका इसमें टोटल स्टैटिक जो होता है दैट इज इक्वल टू, अब देखें ये आपके पास AHU है। अब ये AHU जो है, इसने क्या करना है, इसने रूम से एयर लेनी है, और इसने ये रिटर्न डक्ट AHU तक आई, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद में AHU के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसकी रेजिस्टेंस होगी, और फिर उसने इसको डक्ट में फीड कर दिया, और फिर आगे डक्ट की इनकी रेजिस्टेंस होगी। ये जो सारी रेजिस्टेंस है ये हमने इसको बताना है कि ये कितनी रेजिस्टेंस होगी। अगेन ये एक्सपीरियंस की बात है, तो कि इस स्टेज पे आप इसको टोटल स्टैटिक बताएं। जो AHU के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस होगी वो कहलाता है इंटरनल स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, वो कहलाता है इंटरनल स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप। और जो बाहर वाली डक्टों का है रेजिस्टेंस है एयर को, उसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो एक्सटर्न टोटल स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू, जो उसने TSP कहा है, टोटल स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल स्टैटिक प्रेशर प्लस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। ठीक है जी। तो ये जो AHU होता है, AHU का इंटरनल जो है ये तकरीबन 2 से 3 4 इंच तक होता है। और जो एक्सटर्नल होता है ये नॉर्मली जो है वो 2 से तकरीबन, आप समझ लें कि 2 1.5 से लेके तकरीबन 2.5 और 3 इंच तक ये होता है। तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन 4 इंच इसका AHU का कंसीडर किया, और 3 इंच मैंने डक्टिंग का कंसीडर करके यहाँ पर 7 इंच डाल डाल। ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब है कि आपकी मोटर प्लस फैन की कितनी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी। तो जो फैंस होते हैं ना, ये इस स्टेज पे वी डोंट नो कि अ, हमारे जब ये काम किसी को अवार्ड होगा वो उस पे बिड करेगा, बिड करेगा, फिर उसको अवार्ड होगा, फिर वो अपने कंप्यूटराइज सिलेक्शंस देगा कि जनाब मैं ये AHU देना चाहता हूँ आपको। तो उसमें वो क्या एफिशिएंसी ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की बात यह है कि अराउंड आपको 60% एफिशिएंसी मिल रही होती। AHU फैन प्लस मोटर इन दोनों की मिला के तकरीबन 60% ये पूरा सेट जो है एफिशिएंट होता है। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ 60% एंटर कर। डक्टिंग सिस्टम की बात होगी थी, डक्ट हीट गेन हमने 5% डाली है, डक्ट लीकेज 10% डाली। डक्ट लीकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कि अगर ये लीकेज ज़्यादा होगी, या अगेन ये लीकेज आपने जितनी कम हो सके उतनी कम करनी होगी। अगर ज़्यादा होगी तो वो आपकी जो कूलिंग है वो ज़ाया हो रही है। लेकिन देखा ये गया है कि 10% से कम जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे यहाँ जो वर्कमैनशिप है उसको देखते हैं। जोन कंपोनेंट्स में हमने स्पेसिस बताई थी कि हमने कौन कौन सी स्पेस को कूल करना है। मे बी देखें, अब जब आप वो सारे डाटा टेक ऑफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वो अभी तो हमने 2 स्पेसिस बनाई थी ना, तो यहाँ पर वो स्पेसिस बढ़ती जाएंगी। यहाँ पर 500 स्पेस हो गई है। अब 500 स्पेस में से जितनी हिस्से के लिए आपने AHU लगाना है उतनी स्पेसिस आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उसको ऐड कर दें। ठीक है, वो हो जाएंगे। जैसे इसके नीचे और डिटेल 20 स्पेसिस, उनमें से आपने जिन स्पेसिस के लिए AHU 1 लगाना है वो स्पेसिस आप इसमें ऐड कर दें। फिर आप करेंगे थर्मोस्टेट, आपने उसको बताना है
कि आप क्या टेम्परेचर मीट करना चाहते हैं इसको, आप कितना टेम्परेचर लेना सेट करना चाहते हैं। तो कूलिंग का सेट पॉइंट है हमारा 72, सेट पॉइंट 72 है। और हीटिंग का हमने 71 रखा है, इसे 1 डिग्री कम रखा है। उसकी वजह है कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, दरमियान में 1 डिग्री का आपको गैप देना पड़ता है। फिर ये पूछता है कि इधर हमने 82 दिया, ये अनऑक्युपाइड किया है, कि वो कहता है कि जब आप सुबह के वक्त सिस्टम चलाएंगे उस वक्त कितना टेम्परेचर होगा। तो वो हमने उसको बता दिया कि 10 डिग्री ऊपर होगा। ठीक है ना। तो मतलब ये कैलकुलेशन के लिए इसको बताना पड़ेगा, यहाँ अगर हम कुछ भी नहीं बताएंगे तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसका मतलब इसका ये है कि रात को जाते हुए जब आपने सिस्टम बंद किया था, तो सुबह आके जब आपने दोबारा चलाया तो उस वक्त क्या टेम्परेचर। ठीक है ना। तो वो हमने एज्यूम किया कि 10 डिग्री ऊपर होगा। इसी तरह हीटिंग में 71 सेट पॉइंट दिया है, तो अनऑक्युपाइड में हम कहते हैं कि 10 डिग्री वो ठंडा होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको ज़्यादा या कम करें तो वो आप कर सकते हैं। थ्रॉटलिंग रेंज है, ये आपने इसको बताना है कि जैसे हम कहते हैं कि प्लस माइनस कितना होना चाहिए। हम कहते हैं कि 72 प्लस माइनस 1 फ़ारेनहाइट हो, तो ये वो 1 दिया। अगर मैं कहूँ कि 72 प्लस माइनस 2 हो, तो ये 2 दे दूंगा। अब वो क्या करेगा, 72 से लेकर 74 और 72 से लेकर 70 से लेकर 74 के दरमियान में टेम्परेचर सेट करेगा। अगर मैं इसको 1 डिग्री का कहूंगा तो फिर वो क्या करेगा, 71 से लेकर 73 के दरमियान सेट। ठीक है। बस और कुछ आपने इसमें चेंज नहीं करना। फिर आपने यहाँ पर थर्मोस्टेट का शेड्यूल बनाया और उसको ओके कर दिया। सप्लाई टर्मिनल में आपने कुछ नहीं करना। साइजिंग डाटा में आपने चिल वाटर, हॉट वाटर का ये डेल्टा होता है कि आपके जो कूलिंग कॉयल है, AHU का जो कूलिंग कॉयल है, ये कूलिंग कॉयल इसमें पानी जाएगा और इससे वापस आएगा। ठीक है ना। तो जाने और आने का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, जाने और आने का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, ये पूछ रहा है हमसे। क्योंकि वो ज़रूरी है आपके चिल्ड वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट, चिल्ड वाटर का फ्लो कैलकुलेट करने की। तो नॉर्मली जो है वो 10 डिग्री यूज़ किया जाता है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन क्या है कि अब अगर आप 10 डिग्री यूज़ करते हैं तो आपका GPM ज़्यादा आता है। तो बहुत से कंसल्टेंट्स जो हैं वो अब डिज़ाइन कर रहे हैं 12 डिग्री पे और 14 डिग्री पे, 12 डिग्री और 14 डिग्री पे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ या ओवरऑल जब आप 14 डिग्री का डेल्टा कहते हैं तो आपका जो कॉइल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। और बहुत से केसेस में जो वेंडर है वो कहता है कि जनाब मैं ऐसा कॉइल आपको नहीं दे, मैं ऐसा कॉइल आपको नहीं दे सकता। उसकी कई रीज़न हो सकती है। तो वो इसलिए बेहतर ये होता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम यहाँ पाकिस्तान में जिन वेंडर्स के साथ डील कर रहे होते हैं उनको 12 डिग्री से ऊपर हम ना कहें कि आप हमें 12 डिग्री का डेल्टा दें, क्योंकि उससे हीट एक्सचेंजर का साइज बड़ा हो जाता है, उनको और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा जब ये 12 डिग्री का डेल्टा देंगे तो इसका इफेक्ट आपके चिलर पे पड़ेगा, आपके चिलर की साइजिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी चिलर की कॉस्टिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि 12 डिग्री का जो डेल्टा है उसी पे ही रहा जाए चिल्ड वाटर साइड। हॉट वाटर पे 20 और चिल्ड वाटर पे 12 या 10 रहे तो बहुत सिंपल है, उनके लिए आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती। इधर फिर आप सेफ्टी फैक्टर देंगे, इसमें आप देखें 10% तो मस्ट है सेफ्टी फैक्टर, चाहे कुछ भी ना हो तो 10% का सेफ्टी फैक्टर लाजमी आपने देना है ना। मैंने स्लाइटली हायर दे दिया, मैंने 15%, क्योंकि 10% तो आपका ऐसे ही निकल जाए। और ये सेंसिबल का और लेटेड का दिया। सेंसिबल जो होती है ये टेम्परेचर वेरिएशन होती है, यानी ऐसी हीट जो कि हमारा टेम्परेचर बढ़ा रही है, जो कि हमारा टेम्परेचर बढ़ा रही है। और लेटेड होता है कि जिसमें हम हमारा मॉइस्चर जो है, एयर में मॉइस्चर बढ़ना होता है। अब हम जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस जो हैं वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो हम सेंसिबल भी करते हैं, यानी हम हमारे जिस्म से जो हीट है वो ट्रेवल कर रही है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ा रही है। हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठे हुए हैं ना तकरीबन, उससे हम अब सराउंडिंग में जैसे 15 है, 12 है, 10 है, 5 है, वो बढ़ा रही है। अच्छा, वो हमारा बॉडी हीट लूज कर रहा है, हमें ठंड महसूस होती है फिर, क्योंकि हमारी स्किन का टेम्परेचर लोअर हो रहा है। हमारी बॉडी मजीद जो जो
हार्ट है वो पंप करता है कि ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट हो बिल्डिंग बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो ये सेंसिबल होती है। इसके साथ आप देखते हैं सर्दियों में बड़ी चीज अपेरेंट है कि आप जब सांस लेते हैं तो एक भाप सी आपके मुंह से निकलती है। वो क्या है? वो मॉइस्चर है। अब वो मॉइस्चर क्या कर रहा है? वो मॉइस्चर दो वो वो एयर में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ा रहा है। वो एयर में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ा रहा है। जो हमारे जिस्म से हीट ट्रेवल हो रही है वो टेम्परेचर बढ़ा रही है। प्लस जो हमारे जिस्म से मॉइस्चर निकल रहा है वो एयर की ह्यूमिडिटी, एयर का मॉइस्चर बढ़ा रहा है। तो ये दोनों फर्क होता है। जो मॉइस्चर जो बढ़ा रहा है उसका टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड सेंसिबल। सेंसिबल कूल हीटिंग हो रही है, इन्वायरमेंट को हम हीट कर रहे हैं। और लेटेंट हीट हम कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर जो ऐड कर रहे हैं। ऐसा ही है, देखें जब एक कमरा है 10 बाई 10 का फर्श करें, उसमें 25 लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा? आपका घबराने लग जाएंगे। आपका जो रूम है उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अब जब आप एसी को ऑन करेंगे तो आप एसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो लेटेंट लोड है। अब वो उसमें जो ह्यूमिडिटी ज्यादा ऐड हुई है वो लेटेंट लोड बढ़ गया है। ठीक है, तो ये इसमें हमने लेटेंट भी डाला है और हमने सेंसिबल भी डाला है। इसको आप ओके करें और फिर बाद में इस पे क्लिक करें और इसको आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करें। तो जो भी इसमें ये डिफॉल्ट वैल्यू है उसी पे रख के आप क्लिक कर दीजिए। और ये इसमें हमें वो सारी डिटेल दे दी हमारी कैलकुलेशन की, कि ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। स्पेस वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीएफएम की वो ये आ रही है। अच्छा, अब ये देखिए कि इसको अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो ये हमें बता रहा है कि लोड अकर्स एट जुलाई 15 दोपहर 3 बजे है। तो बात समझ में आती है कि जुलाई की दोपहर 3 बजे लोड आ रहा है। रिजल्टिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी 43% है, ये एक्सेप्टेबल है। ये 60%, 60% से 60% से कम होनी चाहिए। तो ये 60% से कम है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है, वो ये है कि ये कॉयल एडीपी ये 47.7। कॉयल एडीपी जो होता है इसको हम कहते हैं कॉयल का एवरेज टेम्परेचर। आपने उस जो कूलिंग कॉयल है उसका टेम्परेचर क्या है, कॉयल का टेम्परेचर क्या है? ठीक है ना, 47.7 है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके सप्लाई टेम्परेचर के ऊपर जो आपने कैलकुलेशन में दिया है। हमने 55 दिया, उस पर वो कहता है 47 आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं प्रिंट स्क्रीन करके। अब देखिए कि क्वालिटी भी 47.7 आ रहा है, हमें यहाँ पर तकरीबन 49 और 50 की रेंज में जाना। 49 और 50 या उससे स्लाइटली अबव जाना है। उस पे जाने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा 55। इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाते हैं और सेंट्रल कूलिंग में जाके 55 को हम कर देते हैं 56। ओके, और अब इसके रिजल्ट चेक करते हैं, आप क्या रिजल्ट आए हैं, क्या एडीपी बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो हम देखते हैं कि एडीपी जो है 48.7 पे आ रहा है। एडीपी 48.7 पे आ गया है। और फर्क, और इधर सीएफएम कितने, 1563। पहले कितने थे? पहले 1471 थे। तो क्या फर्क पड़ा है? आपने कॉइल का सप्लाई टेम्परेचर बढ़ाया है तो अब आपको सीएफएम भी ज्यादा चाहिए कूल करने के लिए। ठीक है, ताकि एडीपी आप अचीव कर सके। अब देखिए अभी भी हम 50 तक नहीं पहुंचे। इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। अब दोबारा जाते हैं वापस, इसको हम 57 करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 57 जब हमने किया है तो अब क्या हुआ? अब हमारा जो कॉइल एडीपी है वो 50 पे चला गया।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 46 पे चली गई है, जो कि अभी भी एक्सेप्टेबल लिमिट में है। तो कॉइल एटीपी जो हम 50 अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव हो गया, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ है, आउटडोर टोटल सीएफएम जो है वो बढ़ गए हैं, 1667 हो गए हैं, और टनेज जो है 3.9 से बढ़ के 4 हो गई। ठीक है जी। और सीएफएम जो रूम वाइज थे वो भी बढ़ गए, आठ, एक पे 803 हो गए, दूसरे पे 698 हो गए। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन इसकी पूरी होगी। अब आपका, अब हमारे पास ना सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं लिंक शेयर करने लगा हूँ, एक नया लिंक शेयर करने लगा हूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये मीटिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ, अगला लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको फौरन ज्वाइन कर लीजिए।